हेलो एवरीवन। ओके सो आज हम लोग करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 17 18 को वन शॉट में। देखो, सबसे पहली बात यह जो आपका इनऑर्गेनिक है ना, ये आप छोड़ने की बहुत बड़ी गलती करते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। क्योंकि अगर आप इनऑर्गेनिक के कुछ पार्ट्स को भी अच्छे से कर लो तो आप काफ़ी हद तक इसमें सारे मतलब फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसमें ऐसा भी नहीं होता कि आपके मार्क्स कटें। देखो, इनऑर्गेनिक से क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं ये मैं इस चैप्टर में बता देता हूँ, बाकी चैप्टर्स में नहीं बताऊंगा। है ना। स्टार्टिंग चैप्टर इसलिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो अब सिर्फ 4-5 दिन में ही है, तो आखिरी में मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ ताकि आप एंड टाइम पे थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करके कर ले जाओ। देखो, क्वेश्चन से सबसे पहले ये कैसा पूछता है, ये सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मतलब वो तुमसे पूछ लेगा कि भाई Mn2+ ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, या फिर Fe2+ कम स्टेबल, या फिर Fe3+ ज़्यादा स्टेबल, या फिर Fe3+ कम स्टेबल। ये सारे क्वेश्चन पूछ लेता है वो। ठीक है। वो सभी का एक ही आंसर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट ये वाला क्यों स्टेबल होता है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ना देके कोई पूछ ले कि एलिमेंट क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उन सभी का आंसर होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना एक बार सीख जाओ, आंसर्स तुम अपने आप दे दोगे। ये पहला टाइप का क्वेश्चन आ गया। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है स्ट्रक्चर वगैरह बनाने। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स आप लोगों को मैं बताऊंगा कौन कौन से याद करने, तो वो प्रैक्टिस कर लेना 10-12 बार। ठीक है, मतलब बना लेना 10-12 बार, फिर याद ही हो जाएगा वो वैसे भी। और स्ट्रक्चर बनाने का जो फंडा होता है वो भी मैं काफ़ी हद तक बताऊंगा, पूरी तरीके से तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये वन शॉट है। तो ट्रिक ही बता सकते हैं, कंसेप्ट तो पढ़ा नहीं सकते हैं ना। तीसरी चीज़ जो इसमें पूछता है आपसे, वो पूछता है रिएक्शंस को लेके। तो रिएक्शंस मैं रिकमेंड करूंगा कि ना याद करो तो भी चलेगा। अगर आता है तो करा दो ऑब्वियसली, लेकिन अगर रिएक्शन नहीं आते तो कोई बात नहीं, इसको आप ऑप्शनली छोड़ सकते हो। इसको छोड़ने से आपका कोई घाटा नहीं होगा, मैं खुद इसको छोड़ कर गया था क्योंकि रिएक्शंस ऑर्गेनिक के तो हुए नहीं थे मुझसे, तो सोचा इनऑर्गेनिक के कर लो, बट इनऑर्गेनिक के भी हार्ड लगे तो मैंने छोड़ ही दिया, मैंने बोला हटाओ। तो कोई घाटा नहीं हुआ इससे। ठीक है। अच्छा, जो लास्ट टाइप है वो पूछता है ट्रेंड्स के बारे में। ठीक है, वो आपको दे देगा एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होता है ग्रुप 16 में, एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड होता है, ये ट्रेंड्स पूछ लेता है वो। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्रेंड्स के बारे में समझा दूं। ट्रेंड्स अभी से मैं क्लियर कर देता हूँ चैप्टर के शुरू में ही, वो आप नोट में लिख लो। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन तो अगर आना है तो फिक्स पैटर्न पे ही आएगा। तो कौन सा भी ग्रुप हो, कौन सा भी पीरियड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अक्रॉस, सॉरी, देखो, हम लोग सबसे पहले ट्रेंड देखते हैं और फिर अक्रॉस अ पीरियड और डाउन द ग्रुप हम लोग उसके ट्रेंड को देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं, चलो रुको। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होता है अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड होता क्या है, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो उसको बोलते हैं क्रॉस द पीरियड। क्रॉस द पीरियड होता क्या है कि आपका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, क्या होता है एटॉमिक रेडियस, डिक्रीज होता है। सो विल राइट हियर डिक्रीजेस। और डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप होता है इंक्रीज। ठीक है, तो आपसे कभी भी ट्रेंड पूछे तो आपको ऐसे ही लिखना है, द पीरियड डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड एंड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। ठीक, इजी था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और जितनी भी चीज़ें हैं, मोस्टली चीज़ें, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, उसमें उल्टा ट्रेंड चलता है अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। ठीक है, देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, और आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, है ना। मतलब ऑलमोस्ट सारी की सारी ही चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं आपकी, आयनाइजेशन एनर्जी, ऑलमोस्ट इन्हीं चीज़ों पर आपको वो पूछता है। ठीक है, ऑलमोस्ट तो ये सारी चीज़ें अक्रॉस द पीरियड क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, उल्टा होता है एज कम्पेयर टू एटॉमिक रेडियस। ये ये इंक्रीज करती हैं अक्रॉस द पीरियड, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती हैं। तो कैसे याद करोगे, आप सिर्फ एटॉमिक रेडियस का याद कर लो, बाकी सब जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ये डाउन द ग्रुप क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो मस्त सा, चाहिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका ट्रेंड। तो ये ट्रेंड वाला क्वेश्चन अगर आएगा 4 मार्क का, 2 मार्क का या फिर 3 मार्क का आएगा, तो उसमें आपको ट्रेंड्स लिखने पड़ेंगे, डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड। तो ऐसे ट्रेंड्स आप लिख देना कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। और बाकी उसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, यही पूछेगा मोस्टली। ये सारी चीज़ें उल्टा होती हैं उसकी, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती हैं और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती हैं। क्लियर। अब मैं आपको सिखाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कराना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना, तो इसको आप लोगों को सीखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीख लीजिए।
नहीं, कंडेंस्ड वगैरह नहीं, हम लोग लॉन्ग फॉर्म में ही करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। 1s, 2s, 2 आया ना तो 2 बार लिखो। एक बार एस लगाओ, एक बार पी लगाओ। 3 आया तो 3 बार लिखो, एस लिखो, पी लिखो, डी लिखो। 4 आया तो 4 बार लिखो, 4s, 4p, 4d, 4f। अब 5 आया तो 5 बार लिखो, 5s, 5p, 5d, 5f। 5g आता है लेकिन वहां तक हम लोग जाएंगे नहीं, तो अब 4 बार ही लिखोगे, 6x, 6p, 6d, 6f। ठीक, यहाँ तक हो गया। बस इतने पे रुक जाओ। अब क्या करो, तीर चलाना शुरू करो। ये ऐसे मारो, तीर, पहली तीर, ये दूसरी तीर, ये तीसरी तीर, ये चौथी तीर, ये पांच आए, ये पांचवी तीर, 3 एलिमेंट को क्रॉस करते हुए, ये छठी तीर, 3 एलिमेंट को क्रॉस करते हुए, मतलब 5 की पी को भी क्रॉस किया है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में होता क्या है, हम ये एस ऑर्बिटल जानते हो। 11वीं में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो बेसिक से बता रहा हूँ। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आता है, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन आता है, एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन आता है। तो मान लो किसी का एटॉमिक नंबर अगर 5 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे करेंगे, हमने जिस ऑर्डर में तीर चला है ना उसी ऑर्डर में शुरू करेंगे। पहले तीर किसे लगा, 1s को। तो 1s में हम लोग डालेंगे, कितने डाल सकते हैं, 2 ही डाल सकते हैं, इसके पास 5 है, तो 1s 2। अब 5 में से हमने 2 डाल दिया, बचा कितना, 3। अब तीर किधर लगा, एस में, तो एस में हम लोग कितना डाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो अब लिखेंगे 2s 2। फिर से 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, बचा कितना, 1। अब तीर किधर लगा, पी को लगा, तो पी में अपन 6 डाल सकते हैं, लेकिन बचा तो एक ही है। तो जिसका एटॉमिक नंबर 5 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2p1। तो एग्जाम में ऐसा एक टेबल बना लेना, तीर मारना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 17 है, किसी का एटॉमिक नंबर 15 है, किसी का एटॉमिक नंबर 42 है, किसी का एटॉमिक नंबर 24 है, ठीक है, और किसी का एटॉमिक नंबर 29 है। तो ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया, और अब मैं आपको बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो। क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले वो टेबल बना लोगे, 1s 2s 2p रफली बना लेने का, और 7 तक नहीं जाने का। ठीक है, मोस्टली काम आपका 4 तक हो जाता है, तो 4 तक जाने का, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f। ठीक है, यहीं तक जाओ, चलो। अब तीर मारना शुरू करो, 1s में तीर लगा, 2s में तीर लगा, फिर 2p से 3s में तीर लगा, फिर 3p से 4s में तीर लगा, फिर 3d से 4p से 5s में तीर लगा, फिर 4d से 5p से यहाँ पे 6x आएगा, 6s आएगा, उसको तीर लगा। इतना तीर काफी है क्योंकि एटॉमिक नंबर ज्यादा ज्यादा दिख नहीं रहा है ना। 17 का शुरू कैसे करेंगे, सबसे पहले तीर लगा s में, तो यहाँ लिखेंगे 1s 2। फिर तीर लगा 2s में, तो यहाँ लिखेंगे 2s 2। टू क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आता है इसमें। फिर किसको तीर लगा, 2p को, तो 2p में लिखेंगे 6। फिर तीर लगा 3s को, तो यहाँ पे 3s लिखेंगे 2। फिर यहाँ 3p, 1 मिनट, इलेक्ट्रॉन तो 17 ही है ना, गिन लो कहीं पूरे ना हो गए हो। 2 2 4 6 10 2 12, 12 हुए हैं, और अभी अभी तीर किसको लगा है, पी को। तो कितने बचे हैं, 5, पी में जाता कितना है, 6। तो 3p5 यहाँ पे इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब वो कंडेंस्ड में क्या होता है, आपको पता है कि जो नियन है ना उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है 1s2 2s2 2p6। तो करते क्या है ना, इन लोग 1s2 2s2 2p6 की जगह पे लिख देते हैं नियन, मतलब ये पूरा नियन का कन्फिग्रेशन उसके आ गई है, 3s2 3p5। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते थे, बट क्योंकि अब एंड टाइम है तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको लॉन्ग फॉर्म ही याद करना है। एग्जाम में भी आपको कोई भी आंसर करना हो लॉन्ग फॉर्म में करके करना, वो मान्य होगा, ठीक है, गलत नहीं मानेंगे उसे। अब मान लो जिसका एटॉमिक नंबर 35 है उसके लिए करते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 4p6 3s2, ऐसे याद हो जाता है वो करते करते। पर ठीक है, अभी तीर देख के करो, पहले इसमें तीर लगा, फिर 2s में तीर लगा, फिर 2p से 3s में, अब 3p से 4s में, 3s से 3p में, फिर 4s में, 4s के बाद 3d में तीर लगाए। सो 3d, 1 मिनट गिन लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 हो चुका है। डी में 10 जाता है तो डी में 10 डाल दिया, 20 10 30 हो चुका है। अब पी में 6 जाता है लेकिन बचा कितना है, 5, क्योंकि 30 ऑलरेडी हो चुका है। तो ये हो गया 4p5, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ, जो भी है ये क्लोरीन है शायद, नहीं क्लोरीन तो 17 होता है ना, तो हो चुका है यहाँ पे। ब्रोमीन है ना। आ जाओ, अब 42 का करते हैं। तो 42 में देखो 3d10 तक कितना हो जाएगा, 30 हो चुका है यहाँ तक, तो कॉपी करो इसको। ठीक है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, 30 हो चुका है। ये 4p6 36, पी में 6 जा चुके, फिर पी के बाद कहाँ पे जाएगा, 5s में, 5s2 38। अब तीर लगा डी में, 38 हो चुका है, तो 4d 4 आएगा खाली। ठीक, अब 24 का करते हैं। तो 24 में अब याद हो गया होगा आपको, 1s2 2s2 2p6 3s2 4 3p6 4s2 3d। अच्छा, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24, ठीक है। अच्छा, 29 वाले का करो, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। एक्चुअली इसमें एक्सेप्शन आ जाता है, ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। इसमें हम लोग डी को हाफ फिल्ड कर देते हैं, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन फुल फिल्ड। एस हो जाता है 1, 3d हो जाता है 5। ठीक है।
सॉरी, गलत, वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, थोड़ी देर पहले मैंने कुछ और बोल दिया। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है, मतलब पार्शियली ऑर्बिटल फील्ड है उससे ज्यादा स्टेबल होगा अगर ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, मतलब जैसे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हम डी में डाल सकते हैं, इसका मतलब इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, इसको पार्शियली फील्ड बोलेंगे। बट अगर तो इलेक्ट्रॉन और डाल दो तो इसको हाफ फील्ड बोलेंगे, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू पार्शियली फील्ड। और अगर मान लो फुल्ली फुल्ली फील्ड है तो यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, और यहाँ पे भी दो, ये फुल्ली फिल्ड है तो ये और ज्यादा स्टेबल हो जाता है। सो दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है, दिस इज फुल्ली फिल्ड, दिस इज हाफ फिल्ड, और पार्शियली फिल्ड इसके पहले मैंने बताया था आपको, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना आपको आ गया। अब कुछ एक्सेप्शन होंगे जो मैं आपको याद करा दूंगा। अब देखो कुछ कुछ चीजें मैं बताता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मान लो आपका जिस ऑर्बिटल पर खत्म होता है, जैसे ये पी ऑर्बिटल पर खत्म किया, तो इसका मतलब ये कौन सा ब्लॉक हो गया, ये एलिमेंट हो गया पी ब्लॉक का। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका खत्म हुआ था पी पर, तो ये भी पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। और आपको अगर यकीन ना हो तो जाके चेक कर लो, ये क्लोरीन है और ये ब्रोमीन है ना, 17 और 35 पी ब्लॉक के हैं, मतलब जिस उस पे खत्म हो, समझ जाना वही वो है। चलो यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, देख लेना, तुम लोग टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उस पे देख लेना, है ना, समझ जाओगे। ये देखो, क्लोरीन 3p5, ब्रोमीन 4p5, 35, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन्होंने देखो भाई कंडेंस्ड किया है। कंडेंस्ड मतलब जहाँ पे वो 10 आ रहा है, जहाँ पे वो 10 आ रहा है, नियन जहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जगह नियन लिख दिया है। तो नियन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये पूरे की जगह पे जस्ट क्या किया, इसकी जगह पे नियन लिख दिया है। तो ये ऐसे करके नियन लिख दो और फिर आगे वाला कॉपी कर लो, लेकिन ये करने के लिए भी आपको पहले फुल्ली कन्फिग्रेशन करना ही पड़ेगा, है ना। और वरना कुछ जनरल फॉर्मूले होते हैं तो उन सब पे हम नहीं जाएंगे, वरना कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा। तो बस लॉन्ग फॉर्म याद रखो। ये 42 वाला देखो डी पर एंड हुआ है, D4 पर, मतलब ये डी ग्रुप का है, या मतलब डी ब्लॉक का है। अब ये D4 मतलब ये डी ब्लॉक का है, D5 मतलब डी ब्लॉक का है, ठीक। सो दीज आर द मेथड्स, सिंपल है, छोड़ो। हो गया क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लोगे अभी। चलो तो घर पे कुछ कुछ प्रैक्टिस कर लेना, बाकी हम लोग चैप्टर पर अब आ जाते हैं। देखो चैप्टर में सबसे पहली बात मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक से ही पढ़ाऊंगा, आप भी टेक्स्ट बुक लेकर बैठो, मेरे साथ चीज़ों को हाईलाइट करते चलना, जो भी मैं हाईलाइट करूंगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर दूंगा, वही आपको पढ़ना है। सबसे पहले इस चैप्टर में देखो ऑकरेंस वगैरह बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को बोलते हैं चाल्कोजेंस, ठीक है, या फिर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। यहाँ पे और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि उसका पहला एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन, उसका पहला एलिमेंट ऑक्सीजन, तो उसकी फैमिली ऐसे, ठीक है। हाँ देखो, जिप्सम का फॉर्मूला याद करना है, एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला याद करना है, बेराइट का फॉर्मूला याद करना है, गैलेना का फॉर्मूला याद करना है, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला याद करना है, और कॉपर पाइराइट का, क्योंकि फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं। कैसे होगा, नोटबुक में लिख लिख के होगा, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, पोलोनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, जो कि एक प्रोडक्ट होता है, डीके प्रोडक्ट होता है थोरियम और यूरेनियम का। थोरियम और यूरेनियम जब डीके होते हैं तो उनके प्रोडक्ट से क्या बनता है, पोलोनियम, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हैलोजेंस ग्रुप 17 को बोलते हैं, आपको पता है। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं, हैलोजेंस। ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप या फिर इनर्ट गैसेस, ठीक है, वो तो आपको पता है, तो उसको मैं हाईलाइट वगैरह नहीं करूंगा। फ्लोर्स का फॉर्मूला होता है CF2, क्रेओलाइट का फॉर्मूला होता है ये, फ्लोराइड का फॉर्मूला होता है ये। देखो अगर तुम ये नहीं याद करते हो फॉर्मूला वगैरह, तो एग्जाम में तुम्हारे 1 से 2 मार्क्स तक इनसे जा सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना है तो ठीक है, मत याद करो, लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि अगर नहीं हो रहा है तो इन पे ज़्यादा फोकस मत करना। आगे मैं मोस्ट IMP वाले बताऊंगा, इनफैक्ट मैं मोस्ट IMP वाले को अलग कलर से हाईलाइट करूंगा, ठीक है। सो नो वरीज। और बाकी मैं जिनको जिनको येलो से कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ 1 से 2 मार्क्स आपके जा सकते हैं अगर आप इनको छोड़ दोगे तो, ठीक है, ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट, देखो कार्नालाइट एक और फॉर्मूला आ गया, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो, अब ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को इनर्ट गैसेस बोलते हैं, ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है। हीलियम और नियन, चलो ये तो उतना ज़रूरी नहीं है। रेडॉन इज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ, चलो ये भी ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कंडेंस्ड दिया हुआ है, तो ये अब सब आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो सिखा दिया आपको वही करना है, कंडेंस वगैरह नहीं करना है, ठीक है। चलो अभी प्रॉपर्टीज हम लोग शुरू करते हैं। तो वही आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो आपको पता है कि भाई अक्रॉस द ग्रुप डिक्रीज होती है, एज अ पीरियड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, अक्रॉस द ग्रुप इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, ये सब आपको पता है। तो बस यहाँ पे वही चीजें हैं, रीजन वगैरह लिखे हुए हैं, बट उतना ज्यादा रीजन वगैरह मैटर नहीं करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ये जरूर याद करनी है कि ग्रुप 16 में ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। अब जैसे आपने 11 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किया होगा तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मजाक है ना।
यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हैं बट इन सबको आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। ठीक। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी वही केस है कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है ना। बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप मतलब डिक्रीज होना, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एग्जैक्टली। फ्लोरीन जो होता है उसका लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है देन दैट ऑफ क्लोरीन। याद रखना क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। ठीक है। ओके। ग्रुप 18 एलिमेंट हैव नो टेंडेंसी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टीज थी वो नॉर्मल। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपको नहीं पूछेगा, ये सब टेंशन मत लेना। ठीक है। पोलोनियम की हाफ लाइफ शायद आपसे पूछ ले, याद रखो ना 13.8 डेज। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि भाई जो अदर एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 16 के वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर सिवाय गैस के, सिवाय ऑक्सीजन के, ठीक है, जो कि गैस होता है एक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स पे। ग्रुप 17 एलिमेंट्स में ये पहली लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पहला पैराग्राफ। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं कि भाई फ्लोरीन क्लोरीन जो होते हैं वो गैसेज होते हैं बट ब्रोमीन एक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो अगर आपको कभी ऑड मैन आउट आता है हेलोजन में से तो उसमें ब्रोमीन को या आयोडीन को ऑड मैन आउट कर सकते हो, क्योंकि आयोडीन सॉलिड होता है और ब्रोमीन लिक्विड होता है। ठीक है। और कलर वलर भी आप लोग थोड़ा सा याद कर सकते हो। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इंपॉर्टेंट है बट ये आप लोग नॉर्मली भी याद करोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। आपको पता है कि भाई जो क्लोरीन होता है उसकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड यहाँ पे एनर्जी होती है तो उसका सबसे ज़्यादा एंथैल्पी लगेगा, है ना। उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद आयोडीन। इसमें कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे अब नोबल गैसेस के बारे में कुछ कुछ बोला हुआ है तो नोबल गैसेस का तो कुछ वहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। एनॉमलस बिहेवियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनॉमलस बिहेवियर बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है, तो एनॉमलस बिहेवियर को हम लोग अच्छे से करेंगे। सबसे पहली बात, जो ऑक्सीजन है उसकी एटॉमिसिटी में एनॉमलस बिहेवियर है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसको रीड करो। ठीक है। और देखो एनोमलस का मतलब क्या होता है, एनोमलस का मतलब होता है स्ट्रेंज। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ा था ना। वाटर क्या लिक्विड है? क्या बाकी भी लिक्विड्स होते हैं? हाँ, बाकी भी लिक्विड्स होते हैं लेकिन वाटर उनसे अलग बिहेव करता है तो इसीलिए उसको हम लोग एनोमलस बिहेवियर बोलते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन में दिक्कत क्या है, ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है बट बाकी सारे पॉलीएटॉमिक है। मतलब जैसे फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, इनका जो फ्री स्टेट है एग्जिस्टेंस का वो P4S8 ऐसा है। बट ऑक्सीजन डायटोमिक में एग्जिस्ट करता है O2 के फॉर्म में। P2 सुने हो कभी? नहीं। हाँ मतलब पीटता पीटना तो ठीक है, मतलब पीटू पीटू सुने हो कभी? नहीं सुने होगे, बट O2 सुने हो ना, O2 ही तो एग्जिस्ट करता है। बट बाकी फास्फोरस सल्फर इन लोग अलग एटॉमिसिटी में एग्जिस्ट करते हैं, उनका फ्री स्टेट जो होता है वो P4S8 ऐसा होता है। ठीक है। हालांकि ऑक्सीजन का ऐसा नहीं होता। तो पहला यहाँ पे क्या है, पहला एक्सेप्शन है यहाँ पे एटॉमिसिटी एनॉमलस बिहेवियर में। एनॉमलस बिहेवियर में आपको बेसिकली 3 पॉइंट्स लिखने हैं, उन पॉइंट्स के बारे में लिखना है। मतलब आपको जैसे पूछा एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में लिखो, तो आपको लिखना है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, नहीं नहीं, ऑक्सीजन बिहेव्स, नहीं नहीं, ये ऑक्सीजन शोज द फॉलोइंग एनोमलस बिहेवियर प्रॉपर्टी, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। फिर इसके इससे अलग भी लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, ऑक्सीजन शोज सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 सच एज। पहला लिखना है इसमें एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी यहाँ पे लिख देना, सिर्फ इतना, एग्जाम्पल नहीं दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, इतना कोई भारी नहीं पड़ेगा। बट हर एक पॉइंट का इसमें 1 मार्क्स होता है। सबसे पहले हेडिंग तुमने दे दी, उसका 1 मार्क्स, उसके बाद तुमने उसके बारे में लिख लिया, उसका 1 मार्क्स। ठीक है। हाँ। ठीक है। हाँ। ई का होगा था। चलो ठीक हो गया। ओके, तो ये नॉर्मलस बिहेवियर था ऑक्सीजन का। सबसे पहला एटॉमिसिटी, दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, बाकी सारे डायमैग्नेटिक है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, ये सब आप लोग स्ट्रिक से याद कर सकते हो, दैट इज ओपी। ओपी मतलब यूज करते हैं ना फ्री फायर, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन जो है वो शो करता है -2 -1 और +2 का, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो +4 +6 तक शो करते हैं। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि एटॉम ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी जो है वो डायटोमिक है, इसकी वजह से ये +4 +6 ये सब शो नहीं कर सकता। बाकी सारे एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी वैसी है तो उन लोग शो करते हैं। चलिए, एनोमलस बिहेवियर, अब इसमें चौथी प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ हाइड्राइड। ठीक है। 3 मार्क का आया, 3 प्रॉपर्टी लिखोगे मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर 2 मार्क का आया तो आप लोगों को 4 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे फिर उसमें 3 होकर के, है ना। मतलब चारों पॉइंट्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। हेडिंग सिर्फ लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा फिर। लेकिन 3 मार्क्स का है तो आप लोगों को 3 पॉइंट लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन उन पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना। ठीक है। हालांकि नेचर ऑफ हाइड्राइड भी याद करना है, ऐसा कोई छोड़ नहीं देना है। ठीक है। तो हाइड्राइड मतलब जब वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जो बाकियों के हाइड्राइड्स हैं, ठीक है, जैसे H2S हो गया, सल्फर का हाइड्राइड जैसे H2S हो गया, ठीक है, H2TE हो गया, ये सब किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ये सब एग्जिस्ट करते हैं तुम्हारे लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। हालांकि जो ऑक्सीजन के हाइड्राइड है वो, सॉरी, वो सब एग्जिस्ट करते हैं गैसियस फॉर्म में। और जो इसका ऑक्सीजन का हाइड्राइड है मतलब पानी, वो लिक्विड होता है। ठीक है। ओके।
एनोमलस बिहेवियर ऑक्सीजन का होता क्यों है वो भी आपको याद करना है, तो ये हो गया। एनोमलस बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। मतलब क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, या उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, बाकी सारे में डी ऑर्बिटल है। ठीक है। अच्छा, एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन पढ़ते हैं अब हम लोग, तो इसका भी एनोमलस बिहेवियर होने का रीजन लगभग लगभग सेम ही है। तो आप लोग बस यही याद कर सकते हो, ऑक्सीजन का याद कर लोगे तो इसका भी आपको रीजन याद हो जाएगा। रीजन मैं बोल रहा हूँ, बाकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। देखो प्रॉपर्टीज में क्या एनोमलस है फ्लोरीन के। सबसे पहले जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है बाकियों से। ठीक है। आयोनिक और कोवेलेंट रेडियाई जो है फ्लोरीन का, वो काफी कम है बाकियों से। मतलब बेसिकली ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। अगर फ्लोरीन का 20 है तो क्लोरीन का सीधा 100 चला जाता है, और फिर ब्रोमीन का 120 130 140 नॉर्मल ट्रेंड चलने लगता है। बट यहाँ पे थोड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है इसके लिए। ये फ्लोरीन के मोस्टली रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। और ये सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, जबकि बाकी लोग बहुत सारे ऑक्सो एसिड बनाते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरस एसिड बनाता है, हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है, क्लोरिक एसिड बनाता है, बहुत सारे एसिड बनाता है। ठीक है। ऑक्सो एसिड बनाता है, क्लोरस वगैरह, हाइपोक्लोरस वगैरह, है ना। लेकिन जो फ्लोरीन है वो सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, दैट इज HOF। ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है वो एक लिक्विड होता है, जबकि बाकियों का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो वो गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा याद रखना। केमिकल प्रॉपर्टीज में अब मैं उतना रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि आपको रिएक्टिविटी वगैरह याद करनी है, रिएक्शन वगैरह याद करने में, ऐसा नहीं बोलूंगा। क्योंकि रिएक्शन आएंगे तो जरूर, P ब्लॉक डी ब्लॉक से मिला के कोई एक चैप्टर से रिएक्शन तो आना है, ये तो फिक्स है। लेकिन अब आएंगे तो आप लोग उनको अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, तो लेस एफर्ट मोर आउटपुट पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप रिएक्शन वगैरह पढ़ो। ठीक है। बाकी चैप्टर भी आप लोग देख रहे हो काफ़ी लेंदी है, सो यू हैव टू फोकस जस्ट ऑन द स्मॉल स्मॉल इजी इजी कंसेप्ट्स। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता ही है वैसे। ठीक है। फिर भी एक बार देख लो, जैसे का ग्रुप 16 के एलिमेंट हो गया तो वो मोस्टली -2 और +2 ही शो करते हैं ज़्यादातर। ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 का शो करता है, बट OF2 के केस में +2 शो कर देता है, क्योंकि उसमें फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है ऑक्सीजन से। सबके रीजन है, कंसेप्ट है, लेकिन आपके पास टाइम उतना नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूँ। हालांकि इसके कंसेप्ट है, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, तो इस बार ऑक्सीजन +2 शो कर देता है। बाकियों के केस में हमेशा ऑक्सीजन ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है, तो इसीलिए वो शो करता है। ठीक है। बाकी एलिमेंट्स हो गए तो उनके लिए +2 +4 +6 ये सब काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ठीक है। ओके। तो डाउन द ग्रुप जाते जाते हाइयर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी कम होते जाती है, ये वैसे याद नहीं रखना है आपको, छोड़ सकते हो। ठीक है। ग्रुप 17 एलिमेंट का -1 होता है मोस्टली। ठीक है, मतलब फ्लोरीन का तो -1 होता है मोस्टली। ठीक है। लेकिन जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है इनके लिए +3 +5 +7 तक चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से। फ्लोरीन एटम के पास डी ऑर्बिटल शेल नहीं होता है, इसकी वजह से ये अपना ऑक्टेट बढ़ा नहीं सकता, इसके लिए इसकी वजह इसका जो -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो काफ़ी कॉमन है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग लिख लो इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रुप 18 एलिमेंट्स की बात करते हैं, जो कि है नोबल गैसेस। तो ये आप छोड़ सकते हो, ये इसका मतलब कोई भी पार्ट आपके लिए उतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं देख लेता हूँ एक बार। अब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं थोड़ा सा आपको निकालने का आइडिया दे दूँ तो देखो, जो भी आपका ऑक्सीजन होना कभी भी, तो उसको आप लोग हमेशा चार्ज करना -2। जब भी फ्लोरीन है तो उसको हमेशा चार्ज करना -1। हाइड्रोजन है तो उसको हमेशा चार्ज करना +1। क्लोरीन है तो उसको हमेशा चार्ज करना -1। तो जैसे मैं तुमसे बोलूँ भैया HCl का, HCl में H का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कैसे निकालोगे? HCl का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो उसे X मान लो। क्लोरीन का कितना मानते हैं हम लोग मैक्सिमम टाइम? -1। तो X-1। अब पूरे एटम पे कितना चार्ज है, पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। तो X-1 बराबर 0, तो X बराबर आ गया +1। हाइड्रोजन का +1 होता भी है। ठीक है। जैसे मैं तुमसे बोलूँ XeF4 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो XC का, इसमें तुम्हें XC का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो इसको असाइन कर दो X। तो XC का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या असाइन कर दिया? X। ठीक है। एक फ्लोरीन का कितना होता है? -1। 4 फ्लोरीन है तो X-4 हो गया। मतलब बेसिकली हम लोगों को ऐड करना होता है। बेसिकली हम लोगों को क्या करना होता है? सभी के ऑक्सीडेशन को ऐड करके, ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करके इक्वल करना होता है हमें टोटल चार्ज पर। तो X प्लस 4 फ्लोरीन है तो चार्ज, बट ऑक्सीडे चार्ज कितना होता है एक फ्लोरीन पर? -1 का। और इक्वल टू पूरे मॉलिक्यूल पर कितना चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, तो 0। तो एक्स बराबर आ गया +4। ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लो, XgOF2। अब इसमें मुझे Xg का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो Xc का हमें नहीं पता है, तो उसको मान लेंगे X प्लस ऑक्सीजन कितना है? एक। ऑक्सीजन पर जनरली होता कितना? -2। जनरली बोल रहा हूँ, हर केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है। 1 × -2, सिर्फ एक बार सिखा दे रहा हूँ। फ्लोरीन पर -1 होता है, +2 × -1 इक्वल टू हो गया 0। तो X-2 बराबर 0, तो X बराबर आ गया +4। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कुछ कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट दिया था, पटेली मार रहे थे लोग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा के, ये रहा। ठीक है। जैसे XgO3 हो गया,
तो XgO3 में तुम्हें Xc का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो X प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3, एक ऑक्सीजन पर कितना होता है -2 का, इक्वल टू 0। ओवरऑल चार्ज क्या है एटम पर, 0 ना, तो इसकी वजह से इसको 0। X बराबर +6, देखो दिया भी है +6। केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन की तरफ केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है। देखो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स वगैरह की केमिकल रिएक्टिविटी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये सारे पार्ट आप छोड़ सकते हो, ठीक है। हाँ ये ज़रूर याद कर सकते हो कि हाइड्राइड का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, हो सकता है ये आ जाए, ठीक है। तो S से Ct ऐसे याद कर सकते हो, S से Ct। अच्छा, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, इनकी रिएक्टिविटी वगैरह देख लो, दोनों के दोनों डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं हाइड्रोजन के थ्रू, हाइड्रोजन की तरफ, ठीक है। तो H2 + Cl2 करोगे तो उसका आंसर 2 टाइम्स HCl आएगा, या H2 + Br2 करोगे 2 टाइम्स HBr आएगा, ऐसा आता है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद कर सकते हो, ये भी याद कर सकते हो, खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की तरफ रिएक्टिविटी को आप लोग देख सकते हो, तो अगर आपसे रिएक्शंस हो रहे हैं तो ठीक है, इनको आप लोग याद कर लो, ठीक है। बट अगर नहीं होते हैं तो कोई वो नहीं है। हाँ नाम जरूर आप याद कर सकते हो, सल्फरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर सिलेनियस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सेलेनिक एसिड क्या होता है, टेल्यूरिक एसिड क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले आप लोग याद कर सकते हो। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, वैसे ही सेलेनियम का सेलेनिक एसिड H2SeO4 होता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2, वैसे टेल्यूरिक एसिड H6TeO6 होता है, ठीक है, क्योंकि टेलेरियम जो है वो +6 के साथ यहाँ पे कंबाइन करता है, 6 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ओके सो ग्रुप 18 एलिमेंट्स में कोई रिएक्टिविटी वगैरह नहीं दी है, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करते, क्योंकि केमिकली इनर्ट होते हैं। अब रिएक्टिविटी हैलोजन की तरफ आपको दिया हुआ है, डायहलाइड, हेक्साहलाइड, मतलब हलाइड मतलब कौन, हैलोजन, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, ठीक है। टेट्राहैलाइड मतलब जैसे 4 हैलोजन का ग्रुप बन रहा है, डायहैलाइड मतलब 2 हैलोजन का, ठीक है। या फिर हेक्साहैलाइड मतलब 6 हैलोजन्स का, ऐसा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें रिएक्शन वगैरह करके दिया हुआ है आप लोगों को। हाँ ये रिएक्शन आप याद कर सकते हो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल्स, मेटल्स की तरफ रिएक्टिविटी दी हुई है, छोड़ सकते हो उसको, कोई वो नहीं है। आयोनिक करेक्टर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सेलेनियम के 2 एटॉमिक फॉर्म आप याद कर सकते हो, एक होता है रेड, एक होता है ग्रे, ठीक है। और सल्फर के एलोट्रॉप्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, सल्फर के आपको क्या दिए हुए हैं, एलोट्रॉप्स दिए हुए हैं। तो कहाँ पे दिए हुए हैं, हाँ एक होता है अल्फा सल्फर, एक होता है बीटा सल्फर। अब इसके ऊपर डिस्टिंग्विश आपको आ सकता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये टेबल आप लोग याद करके जाएं, सारे नहीं, कम से कम इसमें से 4 पॉइंट तो याद करके ही जाएं। कलर, शेप, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इतना तो याद करके जाओ। हालांकि मैंने पूरा टेबल याद किया था अपने टाइम पे, हालांकि आया नहीं था, ठीक है। अच्छा ऑक्सो एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स में आपको कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ और सिर्फ याद करना है क्या, स्ट्रक्चर बनाना। और स्ट्रक्चर बनाने का ऐसा सिंपल तरीका मैं तुम्हें सिखाता हूँ ना, आ जाओ सिखाता हूँ चलो। जैसे तुम्हें बनाना है H2SO3, तो एक बात याद करना है, इसमें सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम कैसे पहचानते हैं हम लोग, जो नंबर्स में कम हो। हमेशा देखो सेंट्रल एटम पहचानने का बहुत सारा तरीका होता है, बट मैं आपको कुछ शॉर्टकट बता देता हूँ जिससे आप पहचान लेना। हालांकि ये चीज़ हमेशा नहीं लगेगी, ठीक है। जो नंबर में मिनिमम हो, मतलब जिसके एटम्स मिनिमम नंबर में हो, वही होगा सेंट्रल एटम। जिसके एटम्स मिनिमम हो, या फिर बस यही है, ठीक है, वही होगा आपका सी ए मतलब सेंट्रल एटम। अच्छा एक और चीज़, कि जो आपका सेंट्रल एटम होगा ना, वो हाइड्रोजन कभी नहीं हो सकता, हाइड्रोजन कैन नेवर बी और सेंट्रल एटम कभी भी नहीं होगा ऐसा। ये तो जैसे H2SO3 है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, सल्फर 1 है, सल्फर यहाँ पे सेंट्रल एटम हो गया। अब जितना H उतना OH, तो एक H है, सॉरी 2 H है तो 2 OH पहले बना दो, OH के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड। बचा कितना, एक, 2 ऑक्सीजन आ गया, बचा एक और ऑक्सीजन, तो उस ऑक्सीजन के लिए डबल बॉन्ड बना दो। सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, 6 की, 1 2 3 4 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो यहाँ पे एक लोन पेयर लगा दो। जैसे तुम्हें बनाना है H2SO4, ये तुम्हें बनाना है जैसे H2SO4, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन, सल्फर, जितना H उतना OH, 2 H है यहाँ पे तो 2 OH बना दो, तो एक OH, एक और OH, ठीक है। अब 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड, OH के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड। अब सल्फर की वैलेंसी होती है 6, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट, H2H2O7, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, H2H2O7, यहाँ पे अगेन सेंट्रल एटम आपका सल्फर है, ठीक है। कितना H है, दो, 2 H है तो 2 OH पहले लगा दो, ये दोनों सल्फर पर 2 H लगा दिया। ऑक्सीजन कितना है, 7, तो एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन तो हमने लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि एक ऑक्सीजन आपका बच रहा है, ठीक है। और सल्फर की वैलेंसी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो रही है, तो हम क्या करते हैं ना, सल्फर सल्फर के बीच में ऑक्सीजन को डाल देते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन फिलहाल आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसा ना करके अपने तरीके से करते हैं, जैसा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है।
कि भाई डबल बॉन्डो एक बॉन्डो एच, 1 2 3 4 5। यहाँ पे तो 8 हो जा रहा है ना, 1 2 3 4 5 6। सही तो है। नहीं, 3 1 4 5 6 7 8 हो जा रहा है। H2SO8 बना दिया इन्होंने बेसिकली। हम लोग क्या करते हैं ऐसे केसेस में, बीच में एक ऑक्सीजन ठूस देते हैं। चलो इन्होंने 8 ऑक्सीजन का बना दिया तो SOS, तो 2 ऑक्सीजन बीच में ठूस दो, फिर जितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बचे ना उनको बीच में ठूस दो। वो भी किसके साथ, परऑक्साइड लिंकेज के साथ। परऑक्साइड लिंकेज मतलब सिंगल बॉन्ड लिंकेज। ठीक है। चलो जैसे अब इन्होंने परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बनाया तो H2SO5, तो O5 है यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन है, जितना H उतना OH, तो पहले 2 OH लगा दो। इसका जितना ऑक्सीजन बचे उनको ऐसे लगा दो। ठीक है। हालांकि इस केस में भी आप देख रहे हो कि 5 ऑक्सीजन है। अच्छा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन को बीच में घुसा दिया, वही करना होता है आपको। ठीक है। तो इस तरीके से बाकी डायग्राम्स को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना एच हो उतना ओ एच लगाना। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, सो लेट मी हाईलाइट देम। कि आप कल को बोलोगे भैया हाईलाइट नहीं किया, भैया हाईलाइट नहीं किया भैया। हेलो भाई, हाईलाइट कर दिया। और हाईलाइट करूँ? लो, नेक्स्ट, हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड में क्या है, HOCl। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन दिख रहा है, हाइड्रोजन कभी होता नहीं है। क्लोरीन हो सकता है एक तरीके से, लेकिन चांसेस ये होते हैं कि जो मोनो एटॉमिक स्पीशी हो, मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो, मोनो एटॉमिक नहीं, तो जिसकी वैलेंसी 1 हो वो जल्दी होता नहीं है सेंट्रल एटम, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ही होगा, तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ Cl यहाँ H। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। ये सब अपनी बुक में लिखते चलो, जितना मैं ब्लू मार्कर से टिक कर रहा हूँ उनको लिखते चलो। ठीक है। फिर होता है क्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड में क्या होता है, एक ऑक्सीजन बढ़ जाता है। हाइपोक्लोरस एसिड से क्लोरस एसिड में गए तो एक ऑक्सीजन बढ़ा दो, तो HOCl हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे अगेन सेंट्रल एटम हो Cl H, और यहाँ पे Cl के साथ डबल बॉन्ड में आ जाता है वो। फिर क्लोरिक एसिड, तो क्लोरिक एसिड में जाओगे तो एक और ऑक्सीजन बढ़ा दो। अभी तक 2 ऑक्सीजन था तो अभी 3 ऑक्सीजन हो गया, तो HClO3, Cl डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है। अब पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड में एक और ऑक्सीजन बढ़ा दो। ठीक है, हो सकता है आपसे सिर्फ फार्मूला ही पूछ ले स्ट्रक्चर पूछने की जगह, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। पर क्लोरिक एसिड में HOCl, डबल बॉन्ड O। वैलेंसी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, सेटिस्फाई हो रहा है। बट यहाँ पे लोन पेयर्स आ जाएंगे, लोन पेयर्स, बट यहाँ पे शो किया नहीं है तो आपको भी नहीं करना है, छोड़ सकते हो। अच्छा, प्रिपरेशन वगैरह दी हुई है, लेबोरेटरी मेथड वगैरह दिया हुआ है। आप चाहो तो प्रिपरेशन कर सकते हो, रिएक्शन वगैरह कर करके, बट मैं रेकमेंड करूंगा ये आप छोड़ सकते हो एग्जाम में आया तो। हाँ, यूजेस कर सकते हो डाइऑक्सीजन के। ये रहे डाइऑक्सीजन के यूजेस। ठीक है, इन सभी यूजेस में से कोई 2 यूज याद कर लो। ठीक है, ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ 2 3 यूजेस तो आप लोग याद कर लो, बाई चांस लिखने के लिए आ गया तो। ठीक है, रिएक्शन दिया हुआ है वो सब छोड़ सकते हो आप लोग। अब देखो ओजोन का दिया हुआ है आप लोगों को, ओजोन क्या होता है याद रखना, ओजोन के बारे में लिखने के लिए आ सकता है, तो ये पैराग्राफ एटलीस्ट याद करना। ओजोन बनता कैसे वो भी याद रखना। ठीक है। O2 जो होता है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में टूटता है, रेडिकल बनते हैं उसके, और फिर जो O2 होता है वो उन्हीं एक मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन से कंबाइन करके ओजोन बना लेता है। ठीक है। अब ओजोन बनने के तरीके क्या क्या हैं देखो। चलो ये चीज भी आप लोग याद कर सकते हो। अब ओजोन बनाने के तरीके वगैरह दिए हुए हैं आप लोगों को, तो आप लोग इनको चाहो तो याद कर सकते हो, वरना उतना कोई खास जरूरी नहीं है। हाँ, इस चीज को आपको याद करना है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन में आप लोगों को इस चीज को याद करना है, डायमैग्नेटिक वगैरह ब्लू कलर का होता है, ये सब नॉर्मल चीजें याद हो जानी चाहिए ये तो। ठीक है। अब रिएक्शन वगैरह दिया हुआ है तो आप चाहो तो कर सकते हो, वरना छोड़ सकते हो इसको, कोई वो नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर जरूर याद कर लो। ये होता है ओजोन का स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। मतलब जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, तो इसमें ये जो डबल बॉन्ड होता है ना वो लोन पेयर्स के साथ यहाँ पे रोटेट करते रहता है, रेजोनेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली होता ये है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये रोटेट करते रहता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड को ऐसे पार्शियली, यहाँ पे डबल बॉन्ड को ऐसे पार्शियली दिखा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि डबल बॉन्ड रोटेट कर रहा है। ये इसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, इनके बीच में एंगल भी दिया हुआ है 117 डिग्री का। ये सारी चीजें याद कर सकते हो आप लोग, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे आप लोगों को, तो यहाँ पे छोड़ दो इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को यहाँ पे कि डाउन्स प्रोसेस नहीं, नहीं डाउन्स प्रोसेस नहीं। जस्ट वेट अ मोमेंट। चलिए, स्ट्रक्चर वगैरह तो ठीक है। इसको छोड़ सकते हो आप लोग, रिएक्शंस वाले पार्ट को आप छोड़ सकते हो क्योंकि अभी टाइम थोड़ा कम है ना। हाँ, ये प्रोसेस डेकॉन प्रोसेस हो गया। ये नाम याद कर सकते हो आप लोग, डेकॉन प्रोसेस हो गया। ठीक है, और एक और प्रोसेस होता है जिसमें कैटलिस्ट जो होता है वो V2O5 होता है, और वो सल्फ्यूरिक एसिड बनने का प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस निकल गया या क्या हुआ मुझे पता नहीं चल रहा है, रुको रुको, जस्ट वेट अ मोमेंट। ठीक है, होना तो चाहिए यहीं पे यार।
हाँ, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बोल रहा था। ये सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जरूर करके जाना। देखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होता क्या है, सबसे पहले रोस्टिंग होती है एयर में। रोस्टिंग मतलब वो नहीं होता है कि रोस्ट कर दिया, ठीक है, रोस्टिंग मतलब होता है उसको हम लोग अरे यार, मतलब चलो मान लो एक तरीके से इसको हम लोग जलाते हैं। ठीक है, तो जलाने से होता क्या है, SO2 बन जाता है। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग ऑक्सीडाइज कराते हैं V2O5 को हेल्प से, एज अ कैटलिस्ट। इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं बोल रहा था, यही बोल रहा था। ठीक है, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और उससे ओलियम बन जाता है। ये ओलियम क्या होता है, H2SO7। ओलियम क्या होता है, H2S2O7। सो H2S2O7 इज द ओलियम। इसके बाद आप लोग ये सारी चीजें अगर नहीं करोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, तो भी चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। ओके, सो ये था कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। और बाकी सारी चीजें तो ठीक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड मतलब जब हैलोजन अपने आप के ही ग्रुप के एलिमेंट से बॉन्ड बनाए, जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन तो ClF5, BrF3 ऐसे, IF7, ये सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं, मतलब हैलोजन हैलोजन के साथ रिएक्ट करके जब कंपाउंड बनाए। ठीक है। अब आप लोग ये चीज याद कर सकते हो, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें हैं, इनको आप लोग याद कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है ये चीज आपको शायद आ जाए एग्जाम में। ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। ठीक है, तो अभी ज़्यादा चीज़ें तो बची नहीं, आई गेस ये टेबल में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं एक बार देख लेता हूँ, आप लोग कर लोगे इसको, है ना। तो ठीक है, छोड़ सकते हो, ये कर सकते हो। ठीक है, ये कर सकते हो। हाँ, ये करना है आपको, ये शेप आपको करके जाना है। ठीक है, अब इस शेप को रट्टा मारो या कंसेप्ट से करो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट इसको आप लोगों को करके जाना है। ठीक है, हालांकि इसका पूरा कंसेप्ट होता है जो मैंने हाइब्रिडाइजेशन में आपको पढ़ाया था 11वीं में, तो अगर आपका 11 मजबूत रहता तो आपको आज दिक्कत नहीं आती इतनी, है ना। बट फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इतना कि कंसेप्ट करके जाओ, मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको पूरा रट्टा मार लो, क्योंकि पांच ही है बस, है ना। नेक्स्ट, जेनन के स्ट्रक्चर्स वगैरह दिए हुए हैं। तो जेनन के स्ट्रक्चर वगैरह तो वैसे आते नहीं है जल्दी, बट ठीक है, हो सकता है आ जाए। ठीक है, तो जेनन फ्लोराइड वगैरह थोड़ी स्ट्रक्चर है, ठीक है, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक बस जितना मैंने आप लोगों को बताया P ब्लॉक में, इतना करके जाओ। गारंटीड है कि भाई जितना मैंने बताया ना, क्वेश्चन उसी में से आएगा। और जो भी आपका एक्सरसाइज है, वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको पढ़ के जानी है अब। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या है, ये लेक्चर आपने देख लिया, मुझे लग रहा है 1 घंटे में, कुछ पार्ट में मैंने बता दिया होगा, 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा शायद, 37 मिनट हुआ है यार। तो 37 मिनट में हम लोगों ने इसका वन शॉट कर लिया कवर अप। ये वन शॉट तो क्या ही है, इसमें मैंने बस आपको इंपॉर्टेंट बताया, पढ़ाया तो कुछ भी नहीं है ना। तो बस इंपॉर्टेंट मैंने जो जो बताया वो कर लिया आपने। अब इसके बाद एक्सरसाइज का लेक्चर देख लो। और एक बार आपने एक्सरसाइज देख लिया ना, मतलब एक्सरसाइज को पूरा अगर लर्न कर लिया ना, तो उसके बाद इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, मैं मानता हूँ रिएक्शन वाला पार्ट हो सकता है छूट जाए, बट उसके अलावा आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे। और रिएक्शन को आप लोग ऑप्शन में छोड़ सकते हो, ज्यादा कुछ दिक्कत होगी नहीं। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग D&F ब्लॉक को कर लेंगे, आधे घंटे में कर लेंगे उसको, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है लिटरली। ठीक है, वहाँ खाली उसमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह लिखने आता है, फिर बोलता है कौन कलरलेस है कौन स्टेबल है, यही सब आता है, तो सबका आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बस यही चीज उसमें भी करेंगे, और दैट्स इट फिर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।